बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, जो अध्याय 4 था वन और वन्य समाज, उसका क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आई हूँ और उसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बस्तर के जंगलों में और जावा के जंगलों में, दोनों में वन प्रबंधन में क्या समानताएं थी, है ना। दोनों में क्या सिमिलरिटी थी, क्योंकि जंगल तो जावा के भी थे और हमारे भारत में बस्तर के जंगल जो बहुत गहने थे और उस समय सबसे ज़्यादा वनवासी लोग वहाँ निवास करते थे और उनका जीवन बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित हुआ था और वन आंदोलन भी हुए थे, है ना। तो ऐसा वहाँ भी हुआ था जावा में। जावा इंडोनेशिया का एक स्थान है, राज्य है, जहाँ मैंने पहले भी बताया था। पहले यहाँ बहुत घना जंगल हुआ करता था। आज वहाँ एक चावल उत्पादक क्षेत्र के नाम से विख्यात है ना। लेकिन पहले किसी समय में यहाँ बहुत घने जंगल हुआ करते थे और वहाँ भी लगभग वही स्थिति थी जो भारत के बस्तर वाले वनवासियों की स्थिति थी। तो जैसे ही वो शुरू हुआ बनना, वहाँ पर जो वन प्रबंधन शुरू हुआ औपनिवेशिक सरकार में, लगभग वही समय था, मतलब 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच में। तो वो सारी चीज़ें जो वहाँ हुई वही सारी चीज़ें जावा में भी हुई, है ना। दोनों में बहुत समानता थी। तो कुछ बातें मैं लेकर आई हूँ, आप कनेक्ट करिएगा और अपनी तरफ से भी अगर आपको कोई बात याद आती है, समानता कोई है, तो उसको भी आप कनेक्ट करके उसमें लिखें। तो पहली जो देखें हम कि बस्तर कैसे लिखेंगे, उसका आंसर कि बस्तर व जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन की समानताएं निम्न प्रकार हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो समान है। तो पहली जो समानता है वो क्या है कि जावा में अंग्रेजों की तरह डचों का औपनिवेशिक शासन था। यानी भारत के बस्तर में जिस प्रकार से अंग्रेजों का उपनिवेश था भारत, उसी प्रकार से इंडोनेशिया भी उसमें उपनिवेश था, जो कि जावा उसका एक क्षेत्र था, ठीक है। तो वहाँ कौन थे? डच थे। और यहाँ भारत में कौन थे? अंग्रेज थे। तो वहाँ भी औपनिवेशिक शासन था, यानी विदेशी सरकार थी, विदेशी राज्य था, ठीक है। और इसी प्रकार से अगला जो है कि जावा में डचों ने बस्तर के जंगलों की तरह वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। यानी जिस प्रकार से वन प्रबंधन की शुरुआत बस्तर में की गई थी, उसी प्रकार से जावा में भी डचों ने वन प्रबंधन शुरू किया। क्यों किया था? एक जैसी उनकी जरूरतें थी, वही उनको जो है जहाज के बनाने के लिए चाहिए था, है ना, जिससे समुद्री व्यापार अच्छे से हो सके। फिर रेल लाइनें जब बिछी तो उनको भी चाहिए था उसके लिए, है ना, वो पटरियों के लिए। तो इस प्रकार से जावा में डचों ने बस्तर के जंगलों की तरह वन प्रबंधन की शुरुआत की, ठीक है। क्यों शुरुआत की? अंग्रेजों की तरह डच भी जहाज बनाने के लिए लकड़ी हासिल करना चाहते थे। यानी डचों को भी सेम वही चीज थी जो अंग्रेजों को भारत में थी, उनको लकड़ी चाहिए थी, है ना। तो लकड़ी के लिए उन्होंने वो जंगलों को काटना शुरू किया। और जावा में भी बस्तर की तरह बहुत से लोग जो है घुमंतु कृषि व चरवाहे का काम करते थे। अर्थात वहां भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे समुदाय थे जो लकड़हारे थे, है ना, जो वनोत्पाद का व्यापार करते थे, जो घुमंतु कृषि करते थे, चरवाहे थे। ऐसे ही सारे लोग जो है जावा में भी थे, जैसे कि बस्तर में थे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्रम से ऐसे लिखते जाएंगे। अगर समानता में नंबर 1 नंबर 2 भी डाल सकते हैं आप, इस तरह से पॉइंटेड करके भी लिख सकते हैं, है ना, जैसे आपको सही लगे। तो ये है ना। और इसी प्रकार से आप और थोड़ा सा पूरा जब दोनों कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी सिमिलरिटीज हमें दिखाई दे जाएंगी, पर यहाँ मैंने कुछ प्रमुख चीजें ली हैं, ठीक है। तो वन प्रबंधन की तरह वनों का बहुत बड़ा भाग आरक्षित कर दिया था। यहाँ पर हम कहेंगे कि जावा में भी बस्तर की तरह या बस्तर की भांति वनों का एक बहुत बड़ा भाग क्या कर दिया गया था? आरक्षित कर दिया गया था, है ना। इसमें से मतलब आप लकड़ी नहीं काट सकते, आप प्रवेश भी नहीं कर सकते बिना अनुमति, आरक्षित कर दिए गए, है ना। उसमें अगला देखेंगे, जिसके चलते वहां के बहुत से गांवों को
विस्थापित कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। विस्थापन का मतलब निकाल दिया गया, है ना, दूसरी जगह कहाँ जाके बसो। ठीक है। जावा में भी बस्तर की भांति घुमंतु कृषि पर रोक लगा दी गई। घुमंतु कृषि पर रोक लगा दी गई, रोक लगा दी गई, है ना। वह कुछ स्थान से ही लकड़ी व चारे की अनुमति दी गई, यानी जो थोड़ा सा क्षेत्र छोड़ दिया उन्होंने, जहां पर वो जाकर क्या कर सकते थे, चारा या लकड़ी ले सकते थे। बाकी बहुत बड़ा 2/3 के करीब उन्होंने जंगल जो है आरक्षित कर दिया था। तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया था, है ना। लकड़ी व चारे की अनुमति दी गई। और इसमें लिखेंगे जावा में भी बहुत से लोग परंपरागत व्यापार व रोजगार से वंचित हो गए। यानी जो उनका परंपरागत व्यवसाय थे, है ना, जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो प्राचीन काल से ही मसालों का व्यापार होता था, है ना। वन उत्पाद, लोग हाथी दांत, जानवरों की खाल, है ना, सींग, ये सब चीजें ले जाकर बेचते थे। व्यापार विदेशों तक होता था इन चीजों का। तो लेकिन जब इस पर रोक लगा दी गई तो अब क्या हो गया कि व्यापारिक जो कंपनियां थी, यूरोपीय जो कंपनियां थी, उनको ये इजारेदारी पे, ठेकेदारी पे दे दिया गया और अब केवल वही इनका व्यापार कर सकती थी, जो यूरोपीय कंपनियां थी। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग थे, जो इसी पर डिपेंड थे, उनका जीवन बहुत दूभर हो गया, है ना। और कई बार ऐसा होता था कृषि बरसात में नहीं है तो यहाँ जो कंदमूल फल उनको मिलते थे, जो औषधियाँ मिलती थी, उनसे वो अपना जीविकोपार्जन करते थे। तो उस पर भी प्रतिबंध लगने से ये भूखों मरने की कगार आ गई। तो बहुत से लोग तो चले गए, लेकिन कुछ लोग जो है वहां रुक गए और उन्हें इस शर्त पर रुकने दिया गया कि आप हमारी बेगार करोगे। बेगार मतलब जो लकड़ियां वहां से काटोगे, ढोके ढुलाई करोगे, उसमें चढ़वाओगे गाड़ियों में, और उसके बदले में उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, दिया जाएगा मेहनताना, है ना, क्योंकि उसके बदले में वो वहां रहने की उनको अनुमति दे रहे हैं। तो ये बेगार प्रथा ही थी एक तरह से। तो इस प्रकार से उनका बहुत शोषण होने लगा। और अगर वो आरक्षित वनों में, चूंकि लोगों के पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो करते क्या, तो जो चीज उनकी रोज पारंपरिक थी वो उसको अब चोरी छिपे करना पड़ता था, वहां से लकड़ी लाना, वन उत्पाद लाना, है ना, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। तो जब पकड़ लेते थे उनको, जो चौकियां बनी थी, वन चौकी, और जो वन रक्षक थे उनको पकड़ लेते तो नाजायज मांगे करते कि आप हमें खाने का सामान दो, ये जो लाए हो उसमें से आधा मुझे दो, ऐसे करके घूसखोरी। तो उनका जीवन बहुत दूभर हो गया था। तो यहाँ पर विद्रोह भी हुआ, है ना, ऐसा कि अपन ने पूरे अध्याय में पढ़ा है। तो ये कुछ समानताएं थी, ठीक है, जो दोनों जगहों पर एक जैसी थी। और जिस प्रकार से बस्तर में बहुत बड़ी संख्या में लकड़ियां काटी गई थी या जंगल काटे गए थे, वैसे ही जावा में भी काटे गए, है ना। तो यहाँ हम कहेंगे जावा में भी बस्तर की भांति व्यावसायिक वानिकी प्रारंभ की गई, है ना। और बहुत बड़ी संख्या में प्राकृतिक वनों को काटकर
व्यावसायिक वन लगाए गए, है ना, लगाए गए। और इसी प्रकार से जावा में भी बस्तर की भांति बहुत बड़ी संख्या में लकड़ियों को काटकर यूरोप में निर्यात किया गया, है ना। अर्थात जो उनको चाहिए थे स्लीपर्स के लिए, जब रेलें बनी, ट्रेन आई, तो रेल की पटरियों के लिए, जहाज़ों के लिए उनको बड़ी बड़ी लकड़ियाँ चाहिए थी। साल, सागौन ऐसे वृक्ष जो है, ओक के वृक्ष, तो वो वहाँ कम पड़ गए थे। तो यहाँ उन्होंने उसमें वैसे वाले वृक्ष लगाए जिनमें बड़ी बड़ी लंबी सीधे वृक्ष होते थे और लंबे स्लीपर्स उनको मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें जो भारत में हुई, भारत के बस्तर में, वो इंडोनेशिया के जावा में भी सेम, क्योंकि वहाँ भी औपनिवेशिक शासन था, है ना। वो भी अपने साम्राज्यवाद को, उपनिवेशवाद को फैलाना चाहते थे, तो उसके लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ाना था, अपना समुद्री व्यापार, समुद्री मार्ग के लिए चाहिए था, और रेल नेटवर्क के लिए भी। तो इस प्रकार से दोनों में ये समानताएं थी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आऊंगी। इस अध्याय में कुल 4 है ना, 4 वो है क्वेश्चन। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में था, वैसे ही उसमें भी है एक और, कि बहुत सारी चीज़ें दी हैं, इसके बारे में बताएं, इन पे क्या प्रभाव पड़ा या इनसे क्या समझते हैं। तो वो अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी सहायता मिलेगी आपके नोट्स बनाने में। परीक्षाएं बिल्कुल पास में, ज़्यादा समय बचा नहीं, तो आप थोड़ा गंभीर हो जाएं और पढ़ाई प्रारंभ कर दें, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।